नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, एक ऑटोमोबाइल टायर बहुत तेजी से नष्ट हो जाएगा यदि उसमें हवा का दबाव अधिक हो, हवा का दबाव कम हो, तापमान बहुत कम हो, नमी अधिक हो। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हवा का दबाव कम हो। कम हवा के दबाव से टायर का घर्षण बढ़ जाता है जिससे उसका तापीय क्षय और टूट फूट तेजी के साथ होती है। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? प्रकाश सजावट के लिए, डेटा संचरण के लिए, विद्युत प्रवाह के लिए, तापमान मापने के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेटा संचरण के लिए। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश तरंगों के माध्यम से सूचना का संचार होता है जिससे तेज और सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन संभव होता है। अगला प्रश्न है, वह विकिरण ऊर्जा कौन सी है जिसकी न्यूनतम ऊर्जा होती है? अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्सरे, रेडियो तरंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और ऊर्जा सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? जीवों का, समय का, ग्रहों का, ध्वनि का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समय का। क्रोनोलॉजी का अर्थ होता है घटनाओं का समय के अनुसार क्रमबद्ध अध्ययन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी घूर्णन व परिक्रमण की अवधि समान है? पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, शुक्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमा। चंद्रमा अपनी धुरी पर जितने समय में घूमता है उतने ही समय में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए हमें हमेशा एक ही पक्ष दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? आइंस्टीन, न्यूटन, जॉन मिशेल, स्टीफन हॉकिंग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मिशेल। ब्लैक होल की अवधारणा सबसे पहले 1783 में जॉन मिशेल ने दी थी। बाद में इसे स्टीफन हॉकिंग ने विस्तृत रूप दिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? तारे, धूमकेतु, बादल, ग्रह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बादल। दोस्तों, बादल केवल पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाते हैं, यह अंतरिक्ष में नहीं होते। अगला प्रश्न है, नदी से बर्फ पिघलना कब प्रारंभ होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर, 32 डिग्री सेल्सियस पर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसी तापमान पर बर्फ पिघलना प्रारंभ करती है। अगला प्रश्न है, चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित अशुद्धियों की मात्रा को किससे मापा जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर, स्मोक मीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मोक मीटर। स्मोक मीटर से वायु में धुएं या कणों की सांद्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, ग्रह सूर्य के चारों ओर क्यों घूमते हैं? चुंबकीय बल से, तापीय बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से, अपकेंद्री बल से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल से। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पारा नीचे गिरने पर क्या दर्शाता है? उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, तापमान बढ़ना, आर्द्रता बढ़ना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न वायुदाब। पारा का स्तर नीचे गिरना वायुदाब के कम होने का संकेत है जिससे वर्षा या तूफान की संभावना बढ़ती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऊपर जाने पर हवा का दबाव बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, पहले बढ़ता फिर घटता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायु का घनत्व घटता है जिससे दबाव कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घातक घटक कौन सा है? नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सीजन का संचार रोक देती है जिससे मृत्यु भी हो जाती है। अगला प्रश्न है, दूध में पानी की मिलावट की जांच किस यंत्र से की जाती है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, डेंसोमीटर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता और घनत्व मापने के लिए उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? सोनार, राडार, सेस्मोग्राफ, थियोडोलाइट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है सोनार। सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड
रेंजिंग ध्वनि तरंगों की सहायता से समुद्र की गहराई को मापता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ठोस नहीं है? बर्फ, लोहा, हवा, लकड़ी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हवा। यह गैस है, जबकि बाकी सभी ठोस पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है, मैक संख्या किससे संबंधित है? तापमान, ध्वनि की गति, प्रकाश की गति, चुंबकीय बल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि की गति। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? 1935, 1947, 1950, 1965। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1947। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में जॉन बाल्डीन, वाल्टर ब्रेथन और विलियम शॉकली ने किया था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए ईंधनों में से किसका ऊष्मीयमान सर्वाधिक है? कोयला, पेट्रोल, हाइड्रोजन, डीजल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सभी ईंधनों से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, थियोडोलाइट यंत्र का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? ऊंचाई व कोण, तापमान, वायु दाब, तरंग दैर्ध्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊंचाई व कोण। थियोडोलाइट का सर्वेक्षण कार्यों में कोणीय मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मिश्रणों मिश्रणों को अलग करने के लिए, ताप मापन के लिए, दाब मापन के लिए, प्रकाश विश्लेषण के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिश्रणों को अलग करने के लिए। क्रोमेटोग्राफी एक रासायनिक तकनीक है जिससे मिश्रण के घटकों को अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हम हमेशा चंद्रमा का एक ही पक्ष क्यों देख पाते हैं? क्योंकि उसका आकार गोल है, क्योंकि वह पारदर्शी है, क्योंकि उसकी घूर्णन व परिक्रमण अवधि समान है, क्योंकि वह स्थिर है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि उसकी घूर्णन व परिक्रमण अवधि समान है। इसी कारण चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है। अगला प्रश्न है, एक पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं? 0.254, 0.454, 0.754, 1.00। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.454। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, ओम का नियम, अवोगाड्रो का नियम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम का नियम। ओम का नियम विद्युत से संबंधित है या गैसों से संबंध नहीं रखता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? रेडियो तरंगे, एक्सरे, ध्वनि तरंगे, परावैंगनी किरणें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे यांत्रिक होती हैं, या विद्युत चुम्बकीय नहीं होती। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का लीवर है? कैंची, चिमटी, बेलचा, हथौड़ा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, कैंची। दोस्तों, प्रथम श्रेणी लीवर में केंद्र यानी फुलक्रम बीच में होता है। इसके उदाहरण है जैसे कैंची, झूला आदि। अगला प्रश्न है, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को कौन अलग करता है? ओजोन परत, ट्रोपोपॉज, आइनोस्फियर, थर्मोपॉज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज वह सीमा है जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को अलग करती है। अगला प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क का आविष्कारक कौन था? न्यूटन, जेम्स डेवार, पॉस्चर, फैराडे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स डेवार। जेम्स डेवाल ने 1892 में थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन, डेनिस टीटो, बज एल्ड्रिन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनिस टीटो। दोस्तों, डेनिस टीटो 2001 में पहले स्पेस टूरिस्ट बने थे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, पुणे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NBRI लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर डेविड वारेन, नील आर स्ट्रॉन्ग, ग्राहम बेल, विलियम हॉकिंग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर डेविड वारेन। फ्लाइट रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स का आविष्कार 1953 में डॉक्टर डेविड वारेन ने किया था। अगला प्रश्न है, चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम क्या था? अपोलो 11, डिस्कवरी, चैलेंजर, कोलंबिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, अपोलो। दोस्तों, अपोलो 11 वह अंतरिक्ष यान था जिसने 1969 में पहली बार मानव को चंद्रमा पर पहुंचाया। तो दोस्तों, आज के आरआरबी ग्रुप डी MCQ यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और एग्जाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।